हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द परफेक्ट कंपटीशन, जिसके रिटन नोट जो है ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग पे डाले हुए हैं। इवन इसका इंग्लिश के अंदर भी जो लेक्चर है वो मेरे जो दूसरा चैनल है शशि अग्रवाल उसके ऊपर अवेलेबल है। और आज का जो हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्योर कंपटीशन एंड द परफेक्ट कंपटीशन, एंड a very important question, how the price and output is determined under the perfect competition. Now we will see बेसिकली जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है डैट इज़ द डिफाइंड परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, और फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग के अंदर देखो इस जो चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन है इसके अंदर से जो क्वेश्चन आता है हाउ द प्राइस एंड आउटपुट इज़ डिटर्मिन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट बहुत सी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दो चैप्टर हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन और सेकेंड है फर्म एंड इंडस्ट्रीज इक्विलिब्रियम। तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि फर्म का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इसके अंदर लिखाते हैं, जो कि गलत है। आपने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना है, फीचर्स के बारे में बताना है, फिर उसके बाद प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में बताना है, जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उस तरह से आपने अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ perfect competition. Perfect competition refer to a market situation where there is a large number of buyer and seller. पहले देखो आपने perfect competition एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बायर जो होते हैं, सेलर जो होते हैं, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करते। अगर थोड़े से बायर कहते हैं हमने नहीं खरीदना, थोड़े से सेलर कहें हमने नहीं बेचना, तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेलर जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट एट ए यूनिफॉर्म प्राइस सेल करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जैसे मैंने साबुन खरीदना है तो वो मुझे हर जगह पे उसकी कोई अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक ही जैसा प्रोडक्ट होगा, मतलब उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। जैसे आज हमने साबुन खरीदना है तो डव भी है, हमाम भी है, लक्स भी है, वैरायटी ऑफ सोप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे होमोजेनियस एक जैसा प्रोडक्ट होता है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और वो चाहे मैं यहाँ से ख़रीदूँ, बठिंडा से ख़रीदूँ, चाहे मैं बॉम्बे से ख़रीदूँ, चाहे मैं दिल्ली से ख़रीदूँ, दैट विल बी अवेलेबल एट द सेम प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस। और प्राइस इज़ नॉट डिटर्मिन्ड बाय द फर्म बट बाय द इंडस्ट्री। प्राइस जो है दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी फर्म्स। और इंडस्ट्री प्राइस किस तरह से डिटर्मिन करती है? दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हियर द डिमांड एंड सप्लाई। So this is the equilibrium price and this is fixed by the industry. And जो फर्म है देखो उसका रोल नहीं होता प्राइस फिक्सेशन के अंदर। जो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है उसके ऊपर वो सेल करती है, चाहे इतना सेल कर ले चाहे इतना कर ले। तो परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग दी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेम प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस होता है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, विद नो फर्म लार्ज एनफ रिलेटिव टू द इंटायर मार्केट। कोई फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। और इसी तरह मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। देखो यहाँ पे गिवन प्राइस के ऊपर जो है वो इतना भी सेल कर सकते हैं, इतना भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्टली इलास्टिक है। Bilas has defined the perfect competition is characterized by the presence of many firms. They sell identical product. Seller is price taker, not the price maker. This you have to remember. Perfect competition where large number of buyer, large number of sellers, identical products or homogeneous product, and the firm is price taker and the price is fixed by the industry on the basis of demand and supply.
और ये भी थोड़ा सा, क्योंकि कई बार जिन लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैंने इस स्लाइड को भी डाला है। कंपटीशन, जैसे हम रूटीन में बात करते हैं तो कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ऑफ द फर्म, यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक फर्म एग्जिस्ट करती है और साथ में और कितनी जो है राइवल फर्म्स हैं, तो वहाँ पे हम डिग्री ऑफ कंपटीशन को मेयर करते हैं। बट जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर का अर्थ होता है कि इंडिविजुअल फर्म जो है उनके पास कितनी पावर है कि वो मार्केट प्राइस को डिक्टेट कर सकें। अगर यहाँ पे पावर लेस है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और अगर हम ज़ीरो मार्केट पावर की बात करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं बट किसी के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ज़ीरो मार्केट पावर ऑफ द फर्म होती है। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ राइवलरी होती है। कोई भी फर्म जो होती है अपने एक्शन से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइस जो है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री। अब उसके बाद फीचर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, दे सेल दी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, और उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है इंडिपेंडेंट होता है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि आसानी के साथ फर्म एंटर कर सकती है, आसानी के साथ फर्म छोड़ के जा सकती है। बायर जो है उसको भी मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है, सेलर को भी पूरी नॉलेज है। और यहाँ पे क्या है कि कोई ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हर जगह पे प्राइस सेम होती है। कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती। फर्म का जो उद्देश्य होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, और कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होती। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दे आर परफेक्टली मोबाइल। Now we will understand what is the difference between the perfect competition and the pure competition. When two conditions of the perfect competition like perfect knowledge और perfect mobility को हटा दिया जाए तो वो pure competition हो जाता है। perfect knowledge और perfect mobility को अगर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर से हटा दिया जाए देन इट बिकम्स द प्योर कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, absence of transport, transaction cost, advertisement cost, profit maximization and the no government regulation. Under the perfect competition, the price is determined by the industry. As we know, the firm is price taker, इंडस्ट्री जो है प्राइस फिक्स करती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डिमांड कब होता है दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्योंकि प्राइस सेम होती है तो इस वजह से प्राइस पर यूनिट जो है कांस्टेंट होती है, तो AR MR जो है बराबर होते हैं। प्राइस determination under perfect competition. Price of a commodity is not determined by any individual seller or a firm. देखो जो कोई भी कमोडिटी की प्राइस है वो इंडिविजुअल सेलर या फर्म जो है डिटर्मिन नहीं करता। बेसिकली वो इंडस्ट्री के द्वारा डिटर्मिन की जाती है और वो सप्लाई और डिमांड के द्वारा डिटर्मिन की जाती है। प्राइस वहाँ पे फिक्स होती है इंडस्ट्री जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटर्मिन्ड एट दैट पॉइंट वेयर द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू द मार्केट सप्लाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे देखो ये प्राइस दी हुई है, हमें पता है प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे देखो प्राइस कम हो रही है डिमांड इंक्रीज हो रही है, और प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे क्या होता है कि प्राइस कम हो रही है सप्लाई कम हो रही होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है बराबर है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है दैट इज़ 3 रुपीज़, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने क्या है कि यहाँ पे आपने जो है बेसिकली जो है ये डिमांड है और ये सप्लाई है, और उस तरह पे यहाँ पे क्या है कि ये वाली जो है प्राइस फिक्स होगी। यहाँ पे आपने आउटपुट लेना है और यहाँ पे आपने प्राइस लेनी है, और ये जो प्राइस है दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंडस्ट्री। और इस गिवन प्राइस के ऊपर क्या होता है कि फर्म जो होती है सेल करती हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो यहाँ पे लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये आउटपुट है, ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है फिक्स होती है। अब बाई चांस क्या होता है कि किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि प्राइस जो है
इस लेवल तक पहुंच जाती है, P1 लेवल तक पहुंच जाती है। तो अब वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है कि वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो इस लेवल तक पहुंच जाएगी। और किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि प्राइस फॉल कर जाती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये जो है सप्लाई है और ये जो है डिमांड है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली जो है इतनी राइज कर जाएगी। एज वी क्लियरली सी फ्रॉम दिस फिगर दैट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है देखो यहाँ पे डिटर्मिन होता है। और उसी तरह प्राइस जो है इस लेवल तक पहुँच जाती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस फॉलो के P लेवल तक पहुँच जाएगी। और उसी तरह किसी रीज़न की वजह से अगर वो P2 लेवल पे पहुँच जाती है, तो वहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस अपने आप जो है इतनी राइज हो जाएगी। और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री है डैट इज़ द प्राइस मेकर, और जो फर्म है डैट इज़ द प्राइस टेकर। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिन होती है। देखो फर्म जो होता है उसकी प्राइस फिक्सेशन के अंदर कोई रोल नहीं होता, ये इंडस्ट्री के द्वारा प्राइस फिक्स की गई है, ये फर्म की है। तो उस गिवन प्राइस के ऊपर जो है ये चाहे इतना सेल कर ले, चाहे इतना सेल कर ले, चाहे इतना सेल कर ले। और यहाँ पे इसका जो एवरेज रेवेन्यू है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एक दूसरे के बराबर होता है। Equilibrium price is determined where demand and supply intersect each other. Here demand is equal to the supply. Price is determined by the industry. Firm is the price taker at given price. It could sell as many units it wants to sell. इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। देखो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सप्लाई है उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते। देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई को हमने कुछ नहीं करना। डिमांड में जब चेंजेस आती हैं, देखो अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो उस वक्त प्राइस तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई को तो हम कुछ कर नहीं रहे, डिमांड में चेंजेस हो रही है, सप्लाई हमारी अनचेंज्ड है। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर हमारी डिमांड जो है फॉल कर जाती है तो यहाँ पे प्राइस ये रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सप्लाई जो है अनचेंज्ड है, अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्राइस राइज कर जाती है। और यहाँ पे देखो जैसे ये डिमांड जो है ये डिक्रीज़ होगी क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे प्राइस हमारी ओपी है। और अगर यहाँ पे हमारी पहले इक्विलिब्रियम प्राइस थी, उसके बाद अगर डिमांड ये है तो हमारी वहाँ पे प्राइस जो है राइज होके OP1 लेवल पहुँच जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी हुई है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बच्चों ने कहा था कि कई बार उनको समझ नहीं आता। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E. P इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। नाउ डिमांड राइजेस, न्यू डिमांड कर्व इज D1 और ये E1 पे कट करता है, तो यहाँ पे प्राइस जो फिक्स होती है P1 होती है। और अगर डिमांड D2 फॉल हो जाती है तो न्यू प्राइस जो होती है P2 होती है। अगर सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई चेंज नहीं, सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड, वहाँ पे डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड घटने से प्राइस कम हो जाती है। और उसी तरह क्या है कि अगर अब हमारा क्या है, डिमांड स्टेबल है, डिमांड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बट अगर हमारी सप्लाई, वो भी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो आउटपुट जो है OX पे हम आउटपुट लेते हैं, OY पे हम प्राइस लेते हैं। ये डिमांड है D और देखो ये है, तो दिस इज़ द ओरिजिनल प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये OQ है, ये P है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर हमारी सप्लाई बढ़ जाती है, ये SS है, ये S1 है, तो अब हम देखते हैं कि ये डिमांड को इस बिंदु पे कट करता है। अगर हमारी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड वही रहती है, तो प्राइस कम हो जाती है। और उसी तरह अगर हमारी सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पे प्राइस जो है राइज हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। If demand remains unchanged, the price will be determined by the changes in supply. If supply is more, then the price will be less. If supply is less, then the price will be more. Thanks for watching Shashi Agarwal Economics and Law classes. Don't forget to like this video, share this video, and also subscribe Shashi Agarwal Economics and Law classes.